ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਚਲਵਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੰਜਨ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ चंडीगढ़ पहुंच के? चंडीगढ़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ पहली बार आया हूँ और ये शहर अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि इकलौता शहर ऐसा है जो पूरे देश में जिसमें इतनी हरियाली है। हम्म, और लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है इस शहर में। बहुत सॉर्टेड शहर है ये। सुखना लेक मैंने देखी यहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ कर ਲਾਂ? तो फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से तो ये है कि अब वो कहानी क्या है, उसकी लोकेशंस किस तरीके की होनी चाहिए। और ज़रूर अगर वो लोकेशन, वो कहानी ऐसी होगी, उस कहानी की ज़रूरत ऐसी होगी कि जो चंडीगढ़ में शूट होनी चाहिए, तो ज़रूर मैं चंडीगढ़ आना चाहूँगा और शूट करना चाहूँगा। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਿਆਵਿਆਸ ਤੇ 84 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो वो एक सोशियो पॉलिटिकल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं, या ये कह लीजिए कि जो ट्रेजडीज़ हैं, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे लोगों को अफेक्ट किया है। तो जब इन कहानियों को हम चुनते हैं और बनाते हैं, तो वो बनाने वाले की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको किस नज़रिए से दिखा रहे हैं। जैसे अब ग्रहण को आए हुए तो वक्त हो गया और सब ने देखा और बहुत प्यार मिला ग्रहण को। तो मैं जब इस तरीके की कहानियाँ कहना चाहता हूँ और इस तरीके की कहानियाँ मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको ह्यूमैनिटेरियन व्यू से बताऊँ कि ऐसी जो ट्रेजेडीज़ हैं उसमें जिसके साथ हुआ या जिन्होंने किया, जिनसे हुआ, वो जिस वजह से भी हुआ, जो भी उस वक्त का माहौल था सोशियो पॉलिटिकल, वो दोबारा ना हो। तो जिनके साथ हुआ वो डैमेज्ड हैं, उनको वो दर्द है, वो तकलीफ़ है, तो उस कहानी में कुछ ऐसा हो कि जो उनको हील कर सके। या जिन लोगों ने किया, जिनसे हुआ, उनके लिए भी कहानी में कुछ हो कि उनके लिए भी उसमें कुछ समझने की बात हो, कुछ लर्निंग हो। या उनसे अगर हुआ है तो उनके लिए भी कुछ रिडेम्पशन हो उसमें, है ना। तो जो आपका सवाल था कि ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से बनाना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे सब्जेक्ट्स को जब हम चूज़ करते हैं फिल्मों में। जब 84 की गल करते हैं तो पंजाब जरूर जिक्र जरूर आता, क्योंकि पंजाब आई थिंक सब तो ज़्यादा अजिहे दौर तो गुजरिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं सी, सपने च भी नहीं सोचा सी कि ये भी पंजाब के विचकार हो सकता है। क्योंकि पहले तो आप देखे युद्ध देखे ने, बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो 84 के दौरान जिनोसाइड होया उन्होंने लेके हर कोई ना ठहर तक जाता है। तो जब आप पंजाब की गल करते हैं, 84 की गल करते हैं, तो तुहानूं की लगता, क्योंकि बहुत सारी फिल्मां 84 के आले दुआले घूमिया ने, भावें दिलजीत दोसांझ ने की होवे या किसी होर ने की होवे, तो तुहानूं की लगता अजिहा सब्जैक्ट जो किते ना किते यू नो तुसीं किहा ना जिदे ते बीती है, जिदे उसते है, बहुत बहुत असर छड्ड के जाती है। हाँ, तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि पंजाब का जिक्र जरूर होंदा है, तो पंजाब ने बहुत यातना भी सही है, तो जब पंजाबी का जिक्र करते हैं, क्योंकि हुण अगर चलो मैं सवाल ये पूछती हूँ, हुण भी पंजाब अजिहा पंजाब है जिथे आई थिंक स्टोरीज़ लभण की जरूरत नहीं हैगी, बहुत कुछ सामने आ जाता है। तुहानूं मतलब स्टोरी या राइटिंग लिखण की लोड़ पै जाती है, तुहानूं पता हुंदा स्टोरी ये है, मैं की लिखना, किस तरीके दे नाल लिखना। लेखनी के उत्ते भी सवाल आ जाते हैं कि किस तरीके ते किस दी साइड लेके जो है फिल्म बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, तो वही जैसा मैंने कहा कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रीट करने वाली स्टोरीज़ हैं। और तो जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ग्रहण बनाते वक्त, तो क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट से हम डील कर रहे हैं इस कहानी में, और वो हमेशा से जब वो बनाने का इंटेंशन आया और जब उसको लिखा गया, जब उसको डेवलप किया गया, एंड एट एवरी स्टेज ऑफ मेकिंग द शो, तो वो हमारी कॉन्शियस चॉइस थी
कि हम उसको एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू से बनाना चाहते हैं, एक एम्पैथेटिक व्यू से बनाना चाहते हैं। जैसे ऐसी भी चीज़ें बनती हैं जो इन ट्रेजेडीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, है ना, जो इन जख्मों को दोबारा कुरेदना चाहते हैं, है ना। लेकिन मैं जब ऐसे सब्जेक्ट्स कहना चाहता हूँ तो मैं इनको ह्यूमैनिटेरियन व्यू से बनाना चाहता हूँ, एम्पैथेटिक व्यू से बनाना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो हो गई कि हाँ एक फ़िल्म बनी, एक सीरीज़ बनी, लोगों ने देखी, चली, पसंद की गई। लेकिन जब इस तरीके के सब्जेक्ट्स चुन रहे हैं तो ये सिर्फ एक फ़िल्म या एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये कुछ और भी बड़ी बात कहती है ना। जिन लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने किया, जिनसे हुआ, तो उन सब के लिए कुछ हो, उस नज़रिए से वो फ़िल्म मैं बनाना चाहता हूँ कि उनको कुछ समझ आए और दोबारा फिर से हिस्ट्री अपने आप को ना दोहराए। तो उन चीज़ों को ज़रूर राइटिंग में, मेकिंग में, हर स्टेज पे ध्यान रखना चाहिए। वेब सीरीज़ है कि पार्ट 2 आएगा? तो जो पार्ट 2 की बात है तो ग्रहण की जो कहानी है, जो ऋषि मनु की कहानी है, जो अमृता गुरसेवक की कहानी है, वो कहानी तो पूरी हो चुकी है इस सीज़न में। तो इस कहानी को मैं अब दोबारा और खींचना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसमें हमने वो जो इमोशंस हैं उनकी जर्नी पूरी कर ली है। लेकिन हाँ, ग्रहण क्योंकि बहुत पॉपुलर शो है, बहुत देखा गया है, बहुत प्यार मिला है, पसंद किया है लोगों ने, और आजकल जैसा कल्चर है कि हर कोई पार्ट 2 की बात करता है, तो हाँ बिल्कुल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। और लेकिन वो कहानी क्या होगी वो मैं अपना वक्त लूँगा कि वो क्या होनी चाहिए कहानी। वो कहानी अगर ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗ੍ਰਹਿਣ 2 ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। हाँ, जैसे ग्रहण के उसकी जो बात करें कि ग्रहण का जो मेन कोर था वो एक सोशियो पॉलिटिकल इंसिडेंट था जिसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को अफेक्ट किया। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ बहुत यातना ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल, तो आपका जो सवाल है कि क्या सीज़न 2 में पंजाब की कहानी हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है क्योंकि पंजाब की धरती ऐसी कहानियों से भरी हुई है एंड इट्स अ वेरी रिच लैंड। तो बिल्कुल वो हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो होगी ही, क्योंकि ग्रहण सीज़न 2 बनाने के लिए मैं वक्त लेना चाहूँगा कि वो कहानी क्या होगी, है ना। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ 2 ਦੀ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? क्या पंजाबी फ़िल्म अगर बनानी हो, मुझे पंजाबी ज़बान बहुत अच्छी लगती है, बहुत पोइटिक लैंग्वेज है ये। मुझे पंजाब की पोइट्री बहुत पसंद है। पंजाब के जो पोइट हुए हैं, पाश है, चमकीला है, शिव बटालवी है, पंजाब की जो कहानियाँ हैं इस धरती से, हीर रांझा, सोनी मेवाल, मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं कहानियाँ, और मैं ज़रूर पंजाब की धरती की कहानियाँ कहना चाहूँगा। ਉੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਤੇ ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਲਓਗੇ? तो ये तो मैं अभी बताना मुश्किल होगा। फिर भी कोई फेवरेट तो होगा। देखिए, तो पंजाबी लैंग्वेज में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से जैसे मैंने वामिका के साथ काम किया है और वो काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। वामिका बहुत ही नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, अलाइव एक्टर हैं। एक्चुअली ऐसे जो टैलेंट है, ऐसे जो स्किल जिन एक्टर्स का है वो रेयर हैं, वो बहुत सारे नहीं हैं, है ना। तो मैं तो वामिका के साथ और काम करना चाहूँगा। ਵਾਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ? मेरे जहन में अभी कोई नहीं है ऐसे कि ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ ਵਾਮਿਕਾ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ? नहीं, चाहे एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, उसको लेने का एक प्रोसेस है जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। तो अब वो स्टोरी क्या है, उसमें किरदार क्या हैं, उस किरदार को कौन अच्छे से निभा सकता है, उस एक्टर का लुक, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसकी स्किल, उसकी अदायगी कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो वो ऑडिशन करके, टेस्ट करके, मिल के जुल के, स्क्रिप्ट रीडिंग करके जो उस पर फिट होता है उसके साथ बनाते हैं।
ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ TV ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤ ਹੋਣ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। सॉरी, आपने क्या पूछा कि सेंसर बोर्ड नहीं है वेब सीरीज? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ OTT ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं बिल्कुल, तो जैसे क्योंकि जो वेब सीरीज़ का मीडियम है वो अभी बहुत रीसेंट है, बहुत नया है, अभी ये ग्रो कर रहा है। अभी तो सब फिगर आउट कर रहे हैं कि सिस्टम होना क्या चाहिए, है ना। फिल्मों का मीडियम पुराना है तो फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है। तो ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ? हाँ, तो सेंसर बोर्ड एक गवर्निंग बॉडी है ना, जो कि फिल्म देखती है और वो उसको सर्टिफिकेशन देती है। सेंसर का मतलब ये नहीं है कि कोई ये बताए कि तुम ये बनाओ, ये ना बनाओ, है ना। तो बनाना तो मेकर के हाथ में है, लेकिन हाँ बिल्कुल एक गवर्निंग बॉडी हो सकती है जो उस चीज़ को देखे और वो उसको सर्टिफिकेशन दे। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ A, B ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, और वो रेगुलेशन होने चाहिए, है ना। और जिसको जो बनाना है उसको वो आज़ादी भी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसको पता होना चाहिए कि मैं ये बना रहा हूँ तो इसको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा, उस तरीके का फिर उसको रिसेप्शन मिलेगा, उस तरीके की विजिबिलिटी मिलेगी। तो बिल्कुल रेगुलेटिंग बॉडी हो सकती है, होनी चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਕੇਲ ਜੋ ਹੈ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਪਿਚਰਮਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।